नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शिक्षक मित्रांनो, माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, आपण आपल्या सेवेमध्ये कार्यरत आहात आणि 2 वर्षामध्ये आपल्याला टी-ई-टी म्हणजे सप्टेंबर 2027 पर्यंत आपल्याला टी-ई-टी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये उत्तीर्ण करायची आहे आणि मला आशा आहे की तुम्ही पहिल्याच प्रयत्नामध्ये ज्यांनी अजून परीक्षा दिली नाही त्यांच्यासाठी म्हणत आहोत की ज्यांनी आत्तापर्यंत परीक्षा दिली नाही, ज्यांनी अजून फॉर्मच भरलेला नव्हता, त्यांनी आता फॉर्म भरून घ्या आणि तयारी करायला काय अडचण नाही. लगेच तयारीला लागा आणि आत्तापर्यंत आपले जेवढे काही आपल्या चॅनलला आपण व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत ते सर्व बघा, जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओतून या ठिकाणी परीक्षेला सामोरे जाताना अडचण येणार नाही आणि कोणत्याही प्रकारचा प्रश्न आला तर त्यामध्ये तुम्ही मागे राहू शकत नाही किंवा चुकू शकणार नाही. चला तर मग आपण आपला जो उपक्रम आहे तो उपक्रम जो आहे तो पहिल्याच प्रयत्नात टी-ई-टी पास हा उपक्रम, या उपक्रमाअंतर्गत आपण आता हिंदीचे जवळपास हा तासिका आपली चौथी तासिका आहे, चौथा व्हिडिओ आहे आणि यामध्ये आपण हिंदी व्याकरणाचा जे काही अभ्यास आहे तो करत आहोत. आजच्या तासिकेमध्ये आपण क्रिया अभ्यासणार आहोत, ज्याला मराठीमध्ये आपण क्रियापद असं म्हणतो. तर आत्तापर्यंत मागचे जे तीन संज्ञा और संज्ञा के भेद, उसके बाद में सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, उसके बाद में विशेषण और विशेषण के भेद, यह 3 सब्जेक्ट हमने लिए हैं. शब्द के भेद के आज तक हमने 3 लेक्चर लिए हैं, उनको आप देख सकते हो. आज हम क्रिया यानी क्रिया मराठी में जैसे क्रियापद कहते हैं उसके बारे में जानेंगे. तो हम शुरू करते हैं. आज का अपना जो टॉपिक है क्रिया म्हणजेच काय, क्रियापद, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है. तो क्रिया क्या होती है, क्रिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम क्रिया जानेंगे. जो शब्द वाक्य में किसी कार्य या काम को होने का बोध कराते हैं, जो शब्द, देखो वाक्य में हर भाषा में क्रिया जो होती है, हर भाषा में क्रिया के लिए कोई शब्द दिया जाता है. वैसे किसी भी वाक्य का अर्थ कभी पूरा नहीं होता. म्हणजेच काय, क्रियापदाशिवाय वाक्याचा अर्थ पूर्ण होऊ शकत नाही. तो जो शब्द वाक्य में आकर क्रिया का बोध कराते हैं, कौन सी क्रिया हुई है इसका बोध कराते हैं और वाक्य का अर्थ पूर्ण करते हैं. 2 चीजें होती है, एक तो वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है और या हो रही है या हो चुकी है. देखो यहाँ पर काल के अनुसार जो क्रियाएं होती है उसके शब्द बदल जाते हैं. तो यहाँ पर क्रिया दर्शाने का काम जो शब्द करते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं. और दूसरा उसका मकसद होता है, दूसरा कार्य होता है वाक्य का अर्थ पूर्ण करना. इस तरह से वाक्य के अर्थों को पूरा करने का काम भी यह शब्द कहते हैं. ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं. मराठी में क्या कहेंगे, जो शब्द वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतो आणि वाक्यामध्ये कोणतं कार्य, कोणतं काम आहे ते दाखवण्याचं काम करतो, अशा शब्दाला आपण क्रियापद मराठीमध्ये म्हणतो और हिंदी में उसे कहते हैं क्रिया. अब आपके समझ में क्रिया का मतलब आ चुका है. अब जैसे यहाँ पर खाया, आया, गया, उसके बाद में किया, सोया, खेला, इस तरह से यहाँ पर खाने की क्रिया बताई गई है, यहाँ पर आने की क्रिया बताई गई है, गया जाने की क्रिया बताई गई है, किया करने की क्रिया बताई है, उसके बाद में सोया सोने की क्रिया बताई है और खेला खेलने की क्रिया बताई है. अब काल के अनुसार इसमें बदल हो सकते हैं. गया गए या गई, उसके बाद में जाएंगे, उसके बाद में आएंगे, आया, आई, इस तरह से बदलाव उसमें आ सकते हैं. लेकिन उसमें बदलाव आने के बावजूद वह उसका जो कार्य है वह कार्य बदलता नहीं है. यह शब्द क्रिया का हमें बोध कराते हैं. ऐसे कितने बहुत सारे शब्द हैं जो हमें क्रिया का बोध कराते हैं. तो आपको क्रिया क्या होती है, क्रिया का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्रिया के भेद म्हणजेच काय, क्रियापद म्हणजे काय तुम्हाला ते लक्षात आलेलं आहे, क्रिया म्हणजे काय समजलंय. आता क्रिया के भेद म्हणजेच क्रियापदाचे भेद आपण त्याचे प्रकार पाहणार आहोत. क्रिया के भेद, तो यह क्रिया के जो भेद है, यह क्रिया के भेद हम अब आगे देखने वाले हैं. कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं. कर्म के आधार पर यानी काम के आधार पर उसके 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया. तो पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे. जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं.
तो इसे क्या कहेंगे, जिस वाक्य में मतलब अकर्मक क्रिया जो होती है, ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें कर्म नहीं होता, क्योंकि उस वाक्य में उसे कर्म की जरूरत नहीं होती। कर्म न होते हुए भी उस वाक्य में उस वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है। इसलिए ऐसे वाक्य को हम जो ऐसे जो क्रिया है उन क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया ऐसा कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस क्रियापद में, इस क्रिया में हमें कर्म की जरूरत नहीं होती, फिर भी हमारा उस वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। म्हणजेच काय, तर अशा वाक्यामध्ये क्रियापदाला कर्माची गरज नसते, कर्माची गरज नसताना सुद्धा त्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो। मग जर त्या वाक्यात कर्मच नसेल तर अशा वाक्याला म्हणायचं अकर्मक क्रिया किंवा अकर्मक क्रियापद। तो हम इसके उदाहरण देखते, राम सोता है। देखो यहां पर कर्म है ही नहीं, फिर भी वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है। राम सोता है, हम जानते हैं राम सोता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राम सोता है। उसके बाद में अमर दौड़ता है, यहां पर हमें क्रिया की जरूरत नहीं है, फिर भी वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है, यहां पर सोता है। उसके बाद में अमर दौड़ता है, यहां पर भी हमें कर्म की जरूरत नहीं है, इस वाक्य में कर्म है ही नहीं। उसके बाद में बच्चा खेलता है, देखो यहां पर खेलता है, खेलने की क्रिया बताई गई है, इस वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है, फिर भी कर्म की जरूरत है ही नहीं, पड़ती ही नहीं। ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया के वाक्य कहेंगे। और आखिरी, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, तो यहां पर ये पूर्ण जो हमारा वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, मैंने पढ़ा है, यानी वाक्य का अर्थ पूर्ण हुआ, इसमें हमें किसी भी कर्म की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे जो क्रियाएं होती है, इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। समजलं सर्वांना? तर या ठिकाणी लक्षात आलं, आपण जे 4-5 वाक्य जे घेतलेले आहेत, या वाक्यातून अकर्मक क्रिया काय असते ते तुमच्या लक्षात आलं असेल। मराठीमध्ये सुद्धा आपण आपल्या पिरियडला ते मराठीच्या क्रियापदाच्या प्रकारामध्ये हे मी समजून सांगितलेलं आहे। उसके बाद में हम दूसरे भेद की तरफ जाएंगे, सकर्मक क्रिया। अब इसके विपरीत अकर्मक जो क्रियाएं होती है, अकर्मक क्रिया में कर्म की जरूरत नहीं होती, फिर भी वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है। लेकिन सकर्मक क्रिया ऐसी होती है, इसमें इस तरह के वाक्य में हमें कर्म की जरूरत होती है और कर्म के बिना वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता, इसलिए ऐसे वाक्य को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। देखो इसकी परिभाषा, जिस क्रिया में कर्म होता है या जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। आई बात समझे? फिर से एक बार देखते हैं, जिस क्रिया में कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है, किस लिए? वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक, कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म होता है। अकर्मक क्रिया, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसमें कर्म होता ही नहीं, दोनों में फर्क है। सकर्मक यानी कर्म के साथ, अकर्मक यानी कर्म के बिना। इसके वाक्य देखेंगे, राम किताब पढ़ता है। देखो राम किताब पढ़ता है, तो यहां पर पढ़ने की क्रिया किताब के ऊपर हो रही है, इसलिए किताब एक कर्म है, इस वाक्य में कर्म की जरूरत है, तो इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। रोहन कबड्डी खेलता है, तो कबड्डी जो खेलता है, खेलने की क्रिया किस पर हो रही है? कबड्डी पर हो रही है, कबड्डी खेली जा रही है, तो यहां पर कबड्डी कर्म है, इसलिए यह वाक्य जो है सकर्मक क्रिया का वाक्य है। उसके बाद में मीनाक्षी गाना गाती है, गाने की क्रिया गाने पर हो रही है। देखो गाना और गाना, गाना यानी क्रिया भी है और गाना यानी किसी सॉन्ग को भी गाना कहा जाता है, तो गाने की क्रिया इस गाना शब्द पर हो रही है, यानी इस गाने पर हो रही है, तो यहां पर गाना जो है, यह गाना गाती है क्रिया है और गाना यह कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है। और आखिरी, हमारे अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो यहां पर हमारे अध्यापक हमें पढ़ाने की क्रिया किस पर हो रही है? किस पर हो रही है? छात्रों पर हो रही है। हमारे अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हमें, आई बात समझ में? तो यहां पर कर्म होने की वजह से यह वाक्य क्या है? सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऐसे वाक्य में हमें सबसे पहले क्या है? पढ़ाने वाला कौन है?
पढ़ाने वाला कौन है? अध्यापक, यानी अध्यापक इसमें करता है। हमें कर्ता, कर्म और क्रिया जो है वह अच्छी तरह से पहचान में आनी चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में अलग से हम जानकारी लेने वाले हैं। कर्म कैसे पहचानना है, क्रिया कैसे पहचानना है और कर्ता कैसे पहचानना है, इसके बारे में हम अलग से जाणने वाले. मराठीमध्ये आपण प्रयोग जेव्हा घेणार आहोत त्या प्रयोगाच्या तासिकेला आपण कर्ता कसा ओळखायचा वाक्यातला, किंवा कर्म कसं ओळखायचं, किंवा क्रिया कशी ओळखायची, त्याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. चलो, तर हमने अभी हमने यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद देखे हैं. अब रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और उनको हम एक एक कर देखेंगे. रचना के आधार पर क्रिया के कुल 5 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं. देखो यहाँ पर म्हणजे टीटी मध्ये शक्यतो सकर्मक अकर्मक और जास्त विचारलं जातं 1 ते 5च्या पेपरमध्ये, परंतु 6 ते 8 मध्ये मात्र डीप मध्ये थोडे प्रश्न विचारले जातात. म्हणून आपण जर फक्त वरवर जर घेतलं तर 5वी पर्यंत आपली तयारी होईल, पण 6वी ते 8वीच्या जर आपण हिंदी विषय घेतलेला असेल तर 6वी ते 8वीच्या पेपरमध्ये आपल्याला थोडं डीप मध्ये नॉलेज असणं गरजेचं आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण जे पिरियड घेतोय ते 1 ते 5 साठी पण आहेत आणि 6 ते 8 साठी सुद्धा तयारी होत आहे. तो रचना के आधार पर यहाँ पर कितने भेद है? कुल 5 भेद है. तो सामान्य क्रिया, सबसे पहले देखेंगे हम सामान्य क्रिया. तो सामान्य जो क्रिया है उसकी परिभाषा देखेंगे. जिस क्रिया में एक ही क्रिया होती हुए है, जिस क्रिया में एक ही क्रिया होती है या एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं. आई बात समझ में? मतलब ऐसे वाक्य जिस वाक्य में क्रिया तो है, बगैर क्रिया का तो वाक्य होता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ उसमें एक ही क्रिया होती है, तो उसे कहेंगे हम सामान्य क्रिया. जैसे वह आया, मैंने खाया, उसने गाना गाया, हमने देखा. इस 4 वाक्य में आप देख सकते हो यहाँ पर सामान्य क्रिया के वाक्य है. यहाँ पर आने की क्रिया बताई गई है, यहाँ पर खाने की क्रिया बताई गई है, यहाँ पर गाने की क्रिया बताई गई है और यहाँ पर देखने की क्रिया बताई गई है. इस तरह से जब वाक्य आपके सामने आएंगे और उसके सामने अगर अंडरलाइन की गई है तो आपको पहचानना है यह सामान्य क्रिया का वाक्य है. आगे बढ़ते हैं. रचना के आधार पर दूसरा जो भेद है उसकी तरफ जाएंगे. संयुक्त क्रिया. अब इस क्रिया में क्या होता है? एक से ज्यादा क्रियाएं होती है. सब उसके पहले देखा हमने सामान्य क्रिया, एक ही क्रिया है, लेकिन संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं जोड़कर आती है. जब 2 या उससे अधिक क्रिया एक साथ मिलकर कार्य करती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है. तो ऐसे वाक्य जिस वाक्य में 2 क्रिया साथ मिलकर कार्य बताती है या कार्य करती है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? ऐसे वाक्य में जो क्रिया है उन क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहेंगे. इसके उदाहरण देखेंगे हम. वह पढ़ने लगा. देखो यहाँ पर पढ़ने और लगा 2 क्रिया एक साथ आई है, तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया. उसके बाद में राम पानी पीकर आया. देखो यहाँ पर 2 क्रिया है, पीकर आया, पीने की भी क्रिया और आने की भी क्रिया. उसके बाद में सत्यम सोकर उठा, सोने की भी क्रिया और उठने की भी क्रिया. तो ऐसे क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहेंगे. ऋतुजा गाने लगी. देखो यहाँ पर गाने और लगी 2 क्रियाएं हैं. उसके बाद में रोशन भागते घर गया. तो यहाँ पर भागने की भी क्रिया है और जाने की भी क्रिया है. इस तरह से जब वाक्य में 2 क्रियाएं मिलकर कार्य को बताती है, कार्य को करती है, उस क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहेंगे. मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर ज्या वाक्यामध्ये एकापेक्षा जास्त क्रिया एकत्र येऊन कार्य करतात किंवा कार्य दाखवतात अशा क्रियापदाला संयुक्त क्रिया असं म्हटलं जातं. त्याचे उदाहरण देखील आपण बघितलेले आहेत. पुढचा तिसरा प्रकार रचना के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया. तीसरा प्रकार है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया. जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है. देखो
इस वाक्य में इस तरह की क्रिया में क्या होता है, कर्ता जो होता है वह खुद कार्य नहीं करता, वह किसी और से कार्य करवाता है। उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. समजलं? म्हणजेच काय, तरी अशा प्रकारच्या क्रियेमध्ये कर्ता जो असतो, वाक्याचा कर्ता, तो स्वतः काहीच करत नाही, स्वतः कार्य करत नाही, दुसऱ्याकडून कार्य करून घेतो. अशा क्रियेला म्हणायचं प्रेरणार्थक क्रिया. खुद कार्य नहीं करता, किसी और से कार्य करवाता है, उसका बोध हमें वाक्य में होता है. देखेंगे हम, मां ने धोबी से कपड़े धुलवाए. तो यहां पर मां ने कपड़े किससे धुलवाए? धोबी से धुलवाए. मां ने खुद कार्य नहीं किया. इस वाक्य का कर्ता मां है, लेकिन मां ने किससे कपड़े धुलवाए? धोबी से कपड़े धुलवाए. यानी कर्ता ने क्रिया नहीं की है, क्रिया किसी और से करवाई गई है. उसके बाद में दूसरा देखेंगे हम, मैंने नौकर से काम करवाया. मैंने काम खुद नहीं किया. इस वाक्य का कर्ता मैं हूं, मैंने नौकर से काम करवाया. आई बात समझ में? तो इस तरह का वाक्य जो है प्रेरणार्थक क्रिया है. तीसरा वाक्य देखेंगे, रोशन ने राहुल से पेन मंगवाया. रोशन खुद नहीं गया, उसने राहुल जो उसका मित्र है उससे पेन मंगवाया. उसके पास पेन नहीं था, तो उसे पेन की जरूरत थी, तो वो खुद नहीं गया, उसने अपने मित्र के जरिए वो पेन मंगवाया. तो रोशन ने कार्य नहीं करते हुए राहुल से कार्य करवाया. इसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया. और आखिरी, अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया. अध्यापक कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा चलो बच्चों आप पाठ पढ़ो, तो अध्यापक ने पाठ जो है खुद न पढ़ते हुए छात्रों से पाठ का पठन करवाया, यानी छात्रों से कार्य करवाया. इस तरह से यह प्रेरणार्थक क्रिया है. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी प्रेरणार्थक क्रिया तुम्हाला समजली असेल. उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. चौथा प्रकार, चौथा भेद, सहायक क्रिया. सहायक यानी मदद करने वाला. देखो, सहायक यानी मदद. मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं. यानी उस वाक्य में मुख्य जो क्रिया होती है उसे सपोर्ट करने का कार्य करता है, यानी उस कार्य को अच्छी तरह से ढंग से बताने का कार्य जो शब्द करता है उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया. देखो, वहां पढ़ रहा है, तो यहां पर पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया, तो उसके पढ़ने की क्रिया रहा है, तो यहां पर यह जो है यह क्या है? सहायक क्रिया है. सीता जा रही है, यानी ये जो रही है यह क्या है? उसे मदद करने, मुख्य क्रिया जाने की है, उस क्रिया को यहां पर यह मदद करने का कार्य करती है, सहाय्य करने का कार्य करती है. सतीश गाना गा रहा है. गाना यानी जो गा है यह मुख्य क्रिया है, और रहा है उसके साथ में यह सहायक क्रिया आई है. बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. खेलने की क्रिया हो रही है, तो यहां पर खेल रहे हैं, तो यहां पर खेलने की क्रिया को अधिक स्पष्ट करने के लिए आगे की जो क्रिया आई है रहे हैं. उसके बाद में हम सब गाना गा रहे हैं, सॉरी, हम सब खाना खा रहे हैं. यहां पर खाने की क्रिया जो है, तो यहां पर हम खाना खा रहे हैं, खाने की क्रिया उसे रहे हैं. इस तरह से मुख्य क्रिया को सपोर्ट करने के लिए या उसका अर्थ और स्पष्ट करने के लिए हमें यहाँ पर दूसरी जो क्रिया सहाय्य करती है, मदद करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं. उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. पांचवी जो आखिरी क्रिया है, रचना के आधार पर क्रिया का आखिरी भेद, उसके बारे में हम जानेंगे. पूर्वकालीन क्रिया. देखो, पूर्वकालीन क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं. देखो, यहां पर आप में थोड़ी गफलत हो सकती है. संयुक्त क्रिया में भी दो क्रियाएं होती है, उसके बाद में हमने इसके पहले देखा सहायक क्रिया में भी दो क्रियाएं होती है, और जो पूर्वकालीन क्रिया है इसमें भी दो क्रियाएं होती है. तो हमें यहाँ पर गफलत नहीं करनी है. तो संयुक्त क्रिया में एक से दो क्रियाएं होती है, लेकिन सहायक क्रिया में जो क्रियाएं होती है मुख्य क्रिया को मदद करने के लिए आती है. रहा है, ज्यादातर रही है, रहा है, इस तरह की जब कोई वाक्य में क्रिया बताई जाएगी तो समझ लेना वह सहायक क्रिया का उदाहरण है.
और पूर्वकालीन क्रिया में जो क्रियाएं होती है वह एक क्रिया समाप्त हो चुकी होती है और दूसरी चल रही होती है। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। इसमें भी दो क्रियाएं होती है, एक जो है समाप्त हो चुकी होती है, मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया हो चुकी होती है, वाक्य की मुख्य क्रिया सबसे आखिरी होती है, लेकिन उससे पहले एक क्रिया जो समाप्त हो चुकी होती है, उस समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। म्हणजेच काय, मराठीमध्ये बघूया आपण, एखाद्या वाक्यामध्ये मुख्य क्रियापदाच्या अगोदर मुख्य क्रियाच्या अगोदर एक क्रिया अशी असते जी होऊन गेलेली असते, त्या क्रियेला पूर्वकालीन क्रिया असं म्हटलं जातं। देखो उसके हम उदाहरण देखेंगे। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो सो गया क्या है, मुख्य क्रिया है, सोने की क्रिया मुख्य है, लेकिन उससे पहले एक क्रिया हो चुकी है, खाने की क्रिया, खाना खाकर सो गया, यानी खाने की क्रिया पहले हो चुकी है और मुख्य क्रिया है सो गया। तो यहां पर खाकर यह है पूर्वकालीन क्रिया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, ओम स्कूल से आकर सो गया। देखो यहां पर स्कूल से आकर, यहां पर ऊपर खाकर, यहां पर आकर, आने की क्रिया पहले हो चुकी है और मुख्य क्रिया है यहां पर सोने की। उसके बाद में कार्तिक पानी पीकर चला गया, जाने की क्रिया मुख्य है, उसके पहले एक क्रिया हुई है पानी पीकर, यानी पानी उसने पहले पिया था, बाद में वह चला गया, तो पहले क्रिया हुई है पीकर। संचिता पढ़ाई करके सो गई, करके, पढ़ाई करने की क्रिया जो है पहले हो चुकी है और सोने की क्रिया बाद में हुई, यानी दो क्रिया में जो पहली क्रिया होती है उसे हम कहते हैं पूर्वकालीन क्रिया। यहां पर खाने की क्रिया पहले हुई है और बाद में सोने की क्रिया हुई है, इसलिए पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालीन है। यहां पर आने की क्रिया पहले हुई है और बाद में सोने की क्रिया हुई है, तो यह है पूर्वकालीन क्रिया। यहां पर पीकर, जाने की क्रिया तो बाद में हुई है, पीने की क्रिया पहले हुई है, इसलिए पीकर यह है पूर्वकालीन क्रिया। और आखिरी जो वाक्य में सोने की क्रिया बाद में हुई है, लेकिन उससे पहले करने की, पढ़ाई करने की क्रिया यहां पर पहले हुई है, इसलिए यह जो है खाकर, आकर, पीकर, पढ़ाई कर कर, यह क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। मुझे आशा है आपको रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर जो हमने क्रिया के भेद देखे हैं वह अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। यही बात समझ में? तो अब हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। आपको यह घर पर क्या करना है, इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है और ये कौन सी क्रिया है, क्रिया के कौन से भेद है आपको पहचानने हैं। माँ खाना बना रही है, देखो दो क्रिया ही, बना रही है, बनाने की और रही है। उसके बाद में वह हंसता है, वह हंसता है, एक ही क्रिया है, तो क्या कहेंगे हम, सामान्य क्रिया, और ऊपर की सहायक क्रिया। उसके बाद में रमेश पुस्तक पढ़ता है, मैंने दो के जवाब तो दे दिए, लेकिन अब नीचे के जवाब नहीं दूंगा, आपको ढूंढने हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया है आपको पहचान। राहुल ने अजय से काम करवाया, देखो यहां पर राहुल ने अजय से काम करवाया, खुद नहीं किया, किससे करवाया, अजय से करवाया। वह खेलता कूदता घर आया, खेलता कूदता घर आया। और मैंने नहाकर पढ़ाई की, पूर्वकालीन क्रिया, नहाकर पढ़ाई की। देखो अब यहां पर पूर्वकालीन क्रिया भी आपको ढूंढनी है, सहायक भी ढूंढना है और आपको संयुक्त क्रिया भी पहचाननी है। इस तरह से यह 6 वाक्य जो मैंने दिए हैं, यह 6 वाक्य आपको इन्हें अच्छी तरह से पढ़कर इसमें कौन सी क्रियाएं हो रही है इसके बारे में आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेजना है। म्हणजे हे जे 6 वाक्य आहेत, हे 6 वाक्य यामध्ये सकर्म क्रिया पण आहे, अकर्म क्रिया पण आहे, त्यानंतर जे काही रचना के आधार पर, यानी रचनाच्या आधारावर जे काही क्रिया आहेत, आपण 5 प्रकार बघितले, 5 भेद बघितले, ते 5 भेद कोणते आहेत या वाक्यात ते कुठेतरी दडलेले आहेत, ते तुम्ही शोधायचे आहे आणि मला पाठवायचं आहे। जर तुम्ही तासिका व्यवस्थित बघितली असेल, ऐकली असेल लक्षपूर्वक, तर तुम्हाला या 6 वाक्यातल्या क्रिया पटापट ओळखायला येणार आहेत। तर पुन्हा या ठिकाणी मी तुम्हाला
सांगू इच्छितो की आपलं ही जे उपक्रम आहे, हा उपक्रम आपण सर्व शिक्षक बांधव आणि शिक्षक भगिनींसाठी सुरू केलेला आहे. यामध्ये थोडं सीरियस घ्या आणि लवकरात लवकर पहिल्याच अटेम्प्टमध्ये आपण कसे पास होऊ याच्यासाठी प्रयत्न करा. कारण आपल्या प्रोग्रामचं नावच ते आहे. आपलं ब्रीदवाक्यच आपण काय ठेवलं आहे, पहिल्याच प्रयत्नात टी पास. तर आशा करतो की आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल, तासिका आवडली असेल, तर या ठिकाणी व्हिडिओला लाईक करा. आणि जर त्रुटी तुम्हाला आढळली असेल, कारण समोरून पाहणारा जो असतो तो बोलणाऱ्यापेक्षा जास्त त्याला त्या ठिकाणी लक्षात येत असतं. जर काही वाटत असेल की ही गोष्ट आणखी त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्ह करण्यासाठी मी एखादी गोष्ट ॲड केली पाहिजे किंवा एखादी गोष्ट करायला नको, तर तुम्ही मला त्या ठिकाणी कमेंट्समध्ये लिहून पाठवू शकता. अन्यथा तुम्ही जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्या ठिकाणी लाईक करा, आपल्या मित्रांना सुद्धा शेअर करा आणि पुढच्या तासिकेसाठी पुन्हा तयार व्हा. याच्यावर चांगला सराव करा. याचे उत्तर मात्र मला लिहून तुम्ही पाठवायचे आहेत. पुन्हा आपण भेटणार आहोत आपल्या या विकारी, जे काही आपण शब्दांच्या जाती बघितल्या, मराठीमध्ये त्याला आपण शब्दांच्या जाती म्हणतो, हिंदीमध्ये म्हणतात शब्द के भेद. तो यह शब्द के भेद जो है इसपे विकारी और अविकारी होते हैं. आपण मराठीमध्ये पण बघितलेला आहे. विकारी मतलब क्या होता है? उस विकारी शब्द जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद, इन पर किन दोनों का फर्क पड़ता है, लिंग और वचन. अगर लिंग और वचन बदल जाते हैं तो वो उनमें भी बदल होता है. इसलिए इन शब्दों को संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो और क्रिया हो, इनमें बदल होता है. किस वजह से? लिंग बदल जाए तो उनमें बदल होता है और वचन बदल जाए तो उनमें भी बदल होता है. इसलिए उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है. और विकारी शब्द के हमने अभी तक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और आखिरी क्रिया, चारों भी हमने देख लिए हैं और उनके भेद भी अच्छी तरह से देख लिए हैं. अब पांचवी जो हमारी तासिका होने वाली है, पांचवी हिंदी की जो तासिका होगी, उसमें हम अविकारी शब्द के जो 4 बातें हैं, 4 भेद हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं. वैसे तो शब्द के 8 भेद हैं, 4 विकारी और 4 अविकारी. 4 हमारे विकारी समाप्त हो चुके हैं और आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, अविकारी शब्द जैसे क्रिया, विशेषण, अव्यय से हम शुरुआत करेंगे. तो मिलते हैं फिर से एक बार. तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद, जय महाराष्ट्र.